जय हिंद साथियों, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश प्रजापति। सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कोशिका का विस्तृत अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका का अगर हमको डिस्क्रिप्टिव अगर स्टडी करना है तो निम्न में से कौन सा माइक्रोस्कोप जो है वो हमारे लिए क्या रहेगा, सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि कौन से माइक्रोस्कोप के द्वारा हम कोशिका का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जो छोटे से छोटे कोशिकांग होते हैं उनको भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है, करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कोशिका और कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं इन सभी का अध्ययन करने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है, अलग अलग प्रकार के जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जाता है। इनमें से अलग अलग टाइप के जो माइक्रोस्कोप है, जैसे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, क्लियर। इसका जो आवर्धन क्षमता होती है वो कम होती है, लगभग बहुत कम होती है। सीधा अगर हम देखें तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, क्लियर। दूसरा जो है लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, संयुक्त माइक्रोस्कोप भी जिसको कहा जाता है, क्लियर। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसको खोजा था सबसे पहले किसने खोजा था, तो जेन्सन और जेन्सन जो पिता और पुत्र थे, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं, कोशिका के अंदर जितनी भी होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती है उन रासायनिक क्रियाओं में हम क्या करते हैं, उन केमिकल्स रिएक्शन के अंदर अलग अलग प्रकार के हम जो तत्व होते हैं उन अलग अलग प्रकार के तत्वों के जो समस्थानिक होते हैं उन समस्थानिकों का उपयोग करके उन क्रियाओं के मार्ग को खोजने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर होता है। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेल बायोलॉजी या कोशिका जो विज्ञान है इसमें सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है, कई बार इसकी आवर्धन क्षमता पूछी है, कितनी होती है, लगभग 2 लाख गुना, क्लियर। कितनी होती है इसकी मैग्नीफाइंग पावर, लगभग 2 लाख गुना होती है। मतलब ये किसी भी कोशिकांग को उसके वास्तविक आकार से लगभग 2 लाख गुना बढ़ा करके आपको बता सकती है। और छोटे से छोटे जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी आसानी से ये क्या कर सकते हैं, इसमें हम स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो खोजा था वो नॉल और रस्का नामक जो 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अधिकतर आपको पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन के लिए पूरा उसका डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप सुटेबल होता है, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है, ये बताना है आपको। फटाफट बताइए भैया, 1 माइक्रोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है। आप सभी को पता है कि सेल या कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनका साइज बताने के लिए सबसे ज्यादा जो यूनिट उपयोग की जाती है वो माइक्रोमीटर उपयोग की जाती है। कौन सी? माइक्रोमीटर यूनिट उपयोग की जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना आपको कि जो माइक्रोमीटर होता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना भैया, सेल बायोलॉजी के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सभी सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो अधिकतर जो है वो माइक्रोमीटर में ही हम कोशिकाओं का जो डायमीटर है, लेंथ है, विड्थ है, ये सभी मेजर करते हैं। तो ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बताना। सॉरी। हाँ, अजय जी ए, सीमा जी ए वाला आंसर, दीपक जी हाँ, जय हिंद, भावना गुप्ता जी सी, दीपक जी ए। तो यहां पर ध्यान रखना भैया, 1 माइक्रोमीटर जो होता है
1 माइक्रोमीटर 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। बिल्कुल ध्यान रखना, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की घात -6 मीटर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान रखना। माइक्रोन आप लोगों ने फिजिक्स में भी यूनिट पढ़ी होगी, क्लियर। और बायोलॉजी के अंदर भी हम अधिकतर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनकी स्टडी करने के लिए किसका यूज करते हैं, माइक्रोन का उपयोग करते हैं। तो 1 माइक्रोन जो होता है वो 10 की घात -6 के बराबर होता है। और अगर हम 1 माइक्रोमीटर, यहाँ पर चूंकि हम मीटर उपयोग कर रहे हैं, तो माइक्रोन का मतलब तो होता है कितना, 10 की घात -6, क्लियर। तो यहां पर सीधा हो जाएगा भैया, 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। अगर हम इसी यूनिट को क्या करें और अगर आगे बढ़ाते जाएं, जैसे 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की घात -6 मीटर। अगर हम मीटर के बजाय 1 माइक्रोमीटर को हम किस में ले जाए, अगर सेंटीमीटर में ले जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो फट से हम क्या करेंगे भैया, 10 की घात -6 इंटू 100 मतलब 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये चेंज होके, ये हो जाएगा 10 की घात -4 सेंटीमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर, और सेंटीमीटर में अगर हम बोले तो 10 की घात -4 सेंटीमीटर होता है। अगर हम 1 माइक्रोमीटर को ही क्या करें, हम मिलीमीटर में ले जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 की घात -4 इंटू 10⁻⁻1 काय में चले जाएंगे, मिलीमीटर में, तो 10 की घात -3 मिलीमीटर होंगे। आया ना समझ में। तो सीधा हम बोल सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की घात -6 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में बोले तो 10 की घात -4 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में बोले तो 10 की घात -3 मिलीमीटर। ये तीनों वैल्यू जो है 1 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर ये तो चूंकि क्या बात हुई, ये तो बात हुई सेल ऑर्गेनल्स को ज्ञात करने के लिए माइक्रोमीटर यूनिट का उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप कौन सा यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यूनिट कौन सी उपयोग की जाती है, माइक्रोमीटर। अब हम देखते हैं भैया, यहाँ पर अगर कभी कभी जो जैसे आप एटम के अंदर देखते हो भैया, एटम या परमाणु केमिस्ट्री के अंदर देखते हो, तो परमाणु का आकार ज्ञात करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का उपयोग करते हैं। किसका, एंगस्ट्रॉम का उपयोग किया जाता है एटम का साइज बताने के लिए। तो वहां पर हम क्या उपयोग करते हैं, एंगस्ट्रॉम, क्लियर। एक एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। कितने, एक एंगस्ट्रॉम जो लंबाई होती है वो 10 की घात -10 मीटर के बराबर होती है। अगर इसी को हम किस में देखें, इसी को अगर हमको एक एंगस्ट्रॉम बराबर सेंटीमीटर चाहिए, तो वही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 मतलब 10⁻²। अगर हम 10 की घात 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 10 की घात -8 सेंटीमीटर, क्लियर। इसी को अगर हम क्या करें, इसी को अगर हम मिलीमीटर में चाहें तो 10 की घात -7 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फट से -1 पावर कम हो जाएगा आपका, क्लियर। कितना हो जाएगा, 10 की घात -7 mm। तो केमिस्ट्री के अंदर एटम के लिए एंगस्ट्रॉम का उपयोग होता है, बायोलॉजी के अंदर सेल और सेल ऑर्गेनेल का स्टडी करने के लिए जो उनका मेजरमेंट किया जाता है उसके लिए माइक्रोमीटर यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट आईएमपी है, बिल्कुल ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जीवित कोशिका सर्वप्रथम देखने वाले व्यक्ति थे। आपको बताना है जीवित कोशिका सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने या व्यक्ति ने देखी थी। फटाफट बताइए, आपके आंसर क्या होने चाहिए। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, फटाफट बताइए भैया। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था, गैलीलियो, दूसरा रॉबर्ट हुक, फिर लीवेनहॉक, और नेक्स्ट जो है मेलपीगी। फटाफट बताइए। भावना जी, आपका आंसर सी है,
हाँ, स्केच बॉय सी, सोनू जी सी, बहुत अच्छे। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? बिल्कुल ध्यान रखना भैया, जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। लेकिन अगर कोशिका की बात आ जाए, क्लियर, कि कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा था, तो कोशिका को खोजने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में ही, क्लियर, जो कार्क होता है, कॉर्क आप समझते हो भैया, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, उस लकड़ी के टुकड़े के अंदर मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाओं को देखा, क्लियर, और उसी को उन्होंने कोशिका नाम दिया। क्लियर, कोशिका को खोजा भी रॉबर्ट हुक ने और कोशिका नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया। क्लियर, लेकिन यहां पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, क्लियर, वो सबसे पहले किसने खोजा था? वो ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। और ल्यूवेनहॉक ने इस सिंपल माइक्रोस्कोप का उपयोग करके सबसे पहले स्पाइरोगाइरा नामक जो एल्गी होती है, कौन सी? स्पाइरोगाइरा नामक जो एल्गी या कवक आपका शैवाल होती है, उसमें सबसे पहले जीवित कोशिका या लिविंग सेल को सबसे पहले उन्होंने क्या किया? देखा। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जो जीव हैं उनके अंदर लिविंग सेल्स की स्टडी की। तो जीवित कोशिका की अगर बात आए, इन्होंने इसको खोजा था 1674 में। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। जबकि कोशिका की अगर बात आए तो सबसे पहले कोशिका को खोजा और उसका नाम जो सेल या कोशिका जो नाम दिया वो रॉबर्ट हुक ने दिया 1665 में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आप सभी को पता है, माइक्रोग्राफिया। क्लियर, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक जो कि रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर आपको कोशिका का पूरा वर्णन मिलता है और कोशिका टर्मिनोलॉजी का भी उपयोग इसी में किया गया है। ध्यान रखना, गैलीलियो तो आप सभी को पता है भैया, इन्होंने सबसे पहला टेलीस्कोप खोजा था, दूरदर्शी खोजा था। क्लियर, इसके अलावा अगर हम बात करें मेलपिगी, तो मेलपिगी ने सबसे पहले कीटों के अंदर क्या खोजा था? जो उत्सर्जी अंग है, कौन सा? मेलपिगीज। क्लियर, मेलपिगी कीटों का उत्सर्जी अंग है। जैसे हमारे अंदर किडनी होती है उत्सर्जन के लिए, वैसे ही कीटों के अंदर क्या होता है? मेलपिगीज होती है। ये एक उत्सर्जी अंग है और इसको सबसे पहले किसने खोजा था? मेलपिगी ने खोजा था और इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा है मेलपिगी। ठीक है, नेक्स्ट, यूकेरियोटिक कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, आपको बताना, जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है उनका महत्वपूर्ण या मेन कैरेक्टर क्या है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए भैया। यूकेरियोटिक आप सभी ने देखा भैया, दो प्रकार की सेल्स होती है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्राचीन, यू का मतलब होता है आधुनिक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीन कोशिकाएं, यूकेरियोटिक मतलब आधुनिक कोशिकाएं। आपको बताना है कि जो यूकेरियोटिक सेल्स या आधुनिक कोशिकाएं हैं, क्लियर, उनका महत्वपूर्ण लक्षण या कैरेक्टर कौन सा होता है? फटाफट बताइए भैया, क्या होना चाहिए? कौन सा इनका मेन कैरेक्टर है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या पूर्ण विकसित केंद्रक, फिर वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया, पूर्ण संगठित माइटोकॉन्ड्रिया, पूर्ण संगठित लवक या वेल डेवलप्ड प्लास्टिड, या फिर हम बोल सकते हैं ऑल ऑफ दीज। फटाफट बताइए। सोनू जी डी वाला आंसर दे रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा भैया, है ना समझ में? क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। भावना गुप्ता जी बी वाला आंसर बता रहे हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा है मेन कैरेक्टर, मेन बताना है, मेन, जिस बेस पर इनको प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए आंसर? आंसर स्पीड से आने दो भैया। तो बिल्कुल ध्यान रखना, मेन कैरेक्टर जो होता है वो होता है इसका वेल डेवलप्ड केंद्रक। बाकी दूसरे कैरेक्टर भी होते हैं, लेकिन वो हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसी बेस पर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स को डिवाइड किया गया है। आप सभी को पता है भैया, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है मतलब प्राचीन कोशिकाएं, उन कोशिकाओं के अंदर अगर देखें तो न्यूक्लियस जो होता है
वो अपूर्ण विकसित होता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक की जब हम बात करें तो ये कोशिका, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होता है किसमें? यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, क्लियर, डबल लेयर्ड, ये जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है। दूसरा अगर हम देखें तो इसके अंदर जो डीएनए होता है, क्लियर, क्या होता है? डीएनए, क्लियर, जो कि क्रोमोसोम पर मौजूद होता है। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, लाइनर होता है, साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन वाला डीएनए होता है। कौन सी प्रोटीन वाला? हिस्टोन प्रोटीन वाला डीएनए आपको यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर मिलेगा। अगर हम यही चीज किस में देखें? प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होता है वो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। फिर जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, बिना हिस्टोन प्रोटीन का होता है, और साथ ही साथ वो लाइनर ना होकर कैसा होता है? सर्कुलर होता है, मतलब वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। तो मेन बेस किसको माना गया है? न्यूक्लियस को, केंद्रक को जो है इसका बेस माना गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहां पर आएगा वो रहेगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फटाफट बताइए भैया। अस्तित्व जी, जय हिंद। टी आर पटेल जी, वीडियो की सेल चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी भैया? थंबनेल? कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बताइए। एनिमल सेल्स आर डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन द प्रेजेंस ऑफ। जंतु कोशिका पादप कोशिका निम्न की उपस्थिति में भिन्न है। आपको बताना है जो जंतु कोशिका होती है वो पादप कोशिका से किसकी उपस्थिति के कारण आपको भिन्न या अलग लगती है? तिवारी जी सी, पटेल जी ए, सोनू जी ए बता रहे हैं, रितिका सेन जी ए, पटेल जी ए, बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है। यहां पर ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर। एनिमल सेल, जंतु कोशिका में ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो पादप कोशिका में एब्सेंट है, ये आपको बताना है। हाँ, ऋषभ वर्मा जी ए, सौरभ तिवारी जी सी। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ए वाला आंसर करेक्ट है। आप सभी को पता है भैया, जो जंतु कोशिका या एनिमल सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये मोस्ट आईएमपी है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा गोल्जी बॉडी जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। फिर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें दोनों में होता है, हम वैक्यूल की बात करें रिक्तिका की, दोनों में होती है। ये हो सकता है कि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, जबकि पादप कोशिका में एक ही बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखना, अधिकतर ये पूछा जाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, क्लियर। तो ये जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम की उपस्थिति होने के कारण पादप कोशिका से जंतु कोशिका क्या है? भिन्न है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए। ठीक है, सेंट्रोसोम की जगह वो सेंट्रियोल भी बोल सकता है, एक ही चीज है, क्लियर। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है। आप सभी को पता होगा भैया, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनमें अंतर होता है। तो यहां पर आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनका कौन सा कैरेक्टर एक आपको लगता है, फटाफट बताइए। लाइसोसोम नहीं, सेंट्रोसोम को लाइसोसोम नहीं कहेंगे। हाँ, फटाफट बताइए। तिवारी जी ए, सोनू जी डी बता रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, तो यहां पर हम देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो मेन कैरेक्टर होता है वो पहला, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है भैया? 70S राइबोसोम होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, होता है, क्लियर। दूसरा अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, क्लियर। तो फिर इनमें रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रेस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो अभी मैंने आपको बताया था भैया केंद्रक कला एब्सेंट होती है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रोकैरियोट्स में। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों करेक्ट है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। डी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डी वाला आंसर सभी का करेक्ट है भैया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य पटलिका किसके द्वारा बनी होती है? आप सभी को पता है मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला जो होती है ये प्लांट सेल्स के बीच में पाई जाती है। मतलब पौधे की जो दो कोशिकाएं होती है, इन दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का उपयोग करते हैं ना, उसी प्रकार से दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला का उपयोग होता है। आपको बताना है मध्य पटलिका किसकी बनी होती है। पटेल जी ए बता रहे, तिवारी जी सी, रितिका जी ए। फटाफट बताइए भैया क्या होना चाहिए आंसर। अच्छा, जब फल पकता है, फलों में इसमें एक बात देखी गई है कि फलों के अंदर जो मध्य पटलिका होती है वो जब फल पक जाता है तब क्या होती है? वो पक जाती है। आया ना समझ में? मतलब वो डाइल्यूट हो जाती है। तो बिल्कुल ऋषभ वर्मा जी डी, सोनू जी सी, जिनका भी सी वाला आंसर है बिल्कुल करेक्ट है भैया। मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला जो होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। क्लियर? और जैसे अगर बोल दूं कि भैया ये एक सेल है, क्लियर, और ये दूसरी सेल है, क्लियर, इन दोनों सेल्स को जोड़ने के लिए बीच में यहां पर जो है इसको कहा जाता है मध्य पटलिका। और ये जो मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। फलों में अधिकतर देखा गया है कि ये जो मध्य पटलिका होती है, क्लियर, ये पहले ठोस होती है लेकिन जैसे ही फल पकने वाला होता है मतलब एथिलीन गैस इसके अंदर बनने लग जाती है जिससे फल पकने लगता है। धीरे धीरे ये मध्य पटलिका क्या होती है? इसका डिग्रेडेशन होने लगता है, मतलब ये घुल जाती है और घुलने से बीच में स्पेस हो जाता है और यही कारण है कि फल कैसा हो जाता है? पकने पर सॉफ्ट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। वैसे भी आप सभी को पता है भैया मध्य पटलिका में पेक्टिन है, आया ना समझ में? और ये पेक्टिन जो होता है, हाँ, पेक्टिन जो होता है इसको क्या कहा जाता है? तो पॉलीगैलेक्टोरोनिक अम्ल। क्या कहा जाता है? पेक्टिन को केमिस्ट्री की भाषा में पॉलीगैलेक्टोरोनिक अम्ल कहा जाता है। और पॉलीगैलेक्टोरोनेज नामक एंजाइम जो करता है ये पेक्टिन या पॉलीगैलेक्टोनिक अम्ल को क्या करता है? डिग्रेडेट करता है, धीरे धीरे घोलता है जिससे फल सॉफ्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। पादप कोशिकाओं की भित्ति के मध्य पटलिका में एक मुख्य तत्व होता है। अभी मैंने आपको बताया भैया मुख्य तत्व बताना है अब आपको। अभी तो आपने बताया पढ़ा था कि मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, वो तो बिल्कुल क्लियर है ना समझ में? अब कैल्शियम और मैग्नीशियम में से आपको बताना है कि मिडिल लेमिला में मुख्य रूप से कौन सा तत्व मौजूद होता है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए मध्य पटलिका में कौन सा तत्व मुख्य रूप से मौजूद होता है? पटेल जी सी, तिवारी जी सी, बहुत बढ़िया, फटाफट बताते जाइए मिडिल लेमिला में कौन सा तत्व मुख्य रूप से मौजूद होता है? मेनली, आया ना समझ में? ये बताना है मेन एलिमेंट मुख्य कौन सा होता है जिसके कारण कठोरपन आता है, जिसके कारण दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है। क्लियर? हाँ, रितिका जी सी, ऋषभ वर्मा जी बी, भावना गुप्ता जी बी, सोनू जी बी। बिल्कुल बी वाला आंसर मोस्ट टाइम पी है भैया। और आप सभी लोगों ने देखा होगा एक डिसीज देखी होगी टमाटर के अंदर, क्लियर, जो कि टमाटर में और आपको जनरली टमाटर के अलावा अंगूर में भी देखने को मिलती है। कौन सी? बेर, ब्लॉसम एंड रोट, आया ना समझ में? ये ब्लॉसम एंड रोट डिसीज किसके कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है अंगूर में, टमाटर में, जिससे कि उनकी स्किन जो है वो गलने लग जाती है। आया ना समझ में? उसका कारण यही है। क्यों?
क्योंकि मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला में अगर कैल्शियम की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में कोशिका भित्तियों के बीच में जो मिडिल लेमिला है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, और स्ट्रॉन्ग नहीं होने से धीरे धीरे जो फल भित्ति होती है वो क्या होने लगती है, सड़ने लगती है, गलने लगती है, जिसको हम ब्लॉसम एंड रोड डिसीज के नाम से जानते हैं टमाटर और अंगूर में। क्लियर। और ये कैल्शियम की कमी से ही होता है। तो यहां पर ध्यान रखना, मेन अगर एलिमेंट आपको बोले कि मिडिल लेमिला में मेनली जो पाया जाने वाला एलिमेंट है वो है कैल्शियम। मैग्नीशियम भी होता है लेकिन वो कम मात्रा में होता है। जो स्ट्रॉन्गनेस आती है मिडिल लेमिला में वो किसके कारण आती है, वो कैल्शियम के कारण ही आती है। तो इस चीज को ध्यान रखना, काफी बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। नेक्स्ट, लिग्निन प्रमुख घटक है। लिग्निन आप सब जानते हो भैया, ये भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड होता है। आपको बताना है कि लिग्निन जो है वो किसका मुख्य घटक है इनमें से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल या मिडिल लेमिला का। इसमें से आपको बताना है किसका है मेन कंपोनेंट, फटाफट बताइए। लिग्निन किसका मुख्य घटक है? तिवारी जी, सीसीटीवी। सीसीटीवी क्या है भैया, फटाफट बताइए। सी, सेकेंडरी वॉल बता रहे हैं, बिल्कुल फटाफट बताइए। किसका मेन कंपोनेंट होता है भैया? अभी हमने पढ़ा था सेल वॉल के 3 मेन लेयर। फर्स्ट होता है मिडिल लेमिला जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। मिडिल लेमिला में मेनली जो एलिमेंट पाया जाता है वो कैल्शियम है। फिर प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है, और ये मेन होता है भैया सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या होता है, सेलुलोज होता है। जो प्राइमरी सेल वॉल बनती है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से, उसके ऊपर लिग्निन के इकट्ठा होने से सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है। तो बिल्कुल लिग्निन के जमा होने से सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। आया ना समझ में? कौन सी सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी? लिग्निन के जमा होने से। प्राइमरी के अंदर कौन होता है? प्राइमरी के अंदर होता है सेलुलोज। आया ना समझ में? प्राइमरी में क्या होता है? सेलुलोज होता है। मिडिल लेमिला के अंदर अभी हमने पढ़ा भैया क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। क्लियर, ये हमने पढ़ा। तो मिडिल लेमिला कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज और साथ में हेमीसेलुलोज के रेशे या तंतु फाइबर्स होते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल, जब प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर क्या होता है, लिग्निन का जमा होता है। क्लियर, ऐसी स्थिति में सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है और ये लिग्निन के जमा होने से बनती है। तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? आप सभी को पता है भैया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्लियर, क्रेमर और नागेली नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का उपयोग किया, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्लियर, तो कई बार पूछता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन शब्द किसके द्वारा दिया गया? क्रेमर और नागेली के द्वारा दिया गया। क्लियर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए कि भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको समझाने के लिए 2 मॉडल दिए गए थे। एक आपका जो मॉडल था वो था एकक कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और दूसरा जो मॉडल दिया था वो कौन सा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आपको बताना है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा झिल्ली के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए किसने दिया था? क्लियर, रितिका जी सी, ऋषभ वर्मा जी ए, सौरभ जी बी। बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए भैया अपना अपना आंसर। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट टाइम पे ये अधिकतर आपको पूछा गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 2 मॉडल दिए गए थे। क्लियर, एक जो मॉडल दिया गया था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि एकक कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को देने के बाद में दिया गया था। किसके द्वारा? सिंगर और निकोलसन के द्वारा। इस मॉडल में इन्होंने बताया था
फ्लूइड क्यों बोला? तो इन्होंने बोला कि भैया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस प्रकार से होती है, जैसे समुद्र के पानी के अंदर हिमखंड के टुकड़े तैर रहे, इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। आया ना समझ में? और इन्होंने समझाया कि भैया बीच में जो होता है वो लिपिड से होता है। क्लियर? फ्लूइड रूप में क्या होता है? लिपिड से होता है। और इसके दोनों ओर जो होते हैं वो प्रोटीन से होते हैं। क्लियर? क्या होते हैं? प्रोटीन्स के खंड होते हैं। कलर चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, इसके दोनों ओर क्या होते हैं? प्रोटीन के टुकड़े जुड़े होते हैं। इसके अलावा इनके बीच में भी ये प्रोटीन होती है जिसको टनल प्रोटीन कहा जाता है। टनल प्रोटीन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से किसी भी मटेरियल को आर पार जाने में मदद करती है। ये जो लिपिड लेयर होती, जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, ये घुलनशील पदार्थों के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती, मतलब इसमें से घुलनशील पदार्थ आर पार नहीं जा सकते। क्लियर? तो फिर कोशिकाओं के बीच में भैया आपने देखा होगा बहुत सारे घुलनशील पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से होके जाते हैं। तो इसके लिए एक अलग प्रकार की प्रोटीन, जो धसी हुई प्रोटीन होती है, इंट्रुक्सिव प्रोटीन। क्लियर? ये प्रोटीन क्या करती है? ये आर पार घुलनशील पदार्थों को ले जाने का कार्य करती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पदार्थों के आदान प्रदान के लिए कौन सी प्रोटीन उत्तरदायी है? तो वो होता है टनल प्रोटीन। टनल आप सभी को पता है भैया। क्लियर? टनल जो होती है ना, टनल्स, हाँ, तो ये भी एक प्रकार से टनल्स है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से विलेय पदार्थों को आर पार ले जाने का कार्य करती है। क्लियर? वैसे इसको समझाने जाओ तो काफी बहुत डिटेल में होता है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया वो सिंगर और निकोलसन ने दिया, और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया वो किसने दिया था? वो रॉबर्टसन ने दिया था, एकक कला मॉडल। और इन्हीं के अनुसार यूनिट मेम्ब्रेन की टोटल जो मोटाई है वो है 75 एंगस्ट्रॉम। इसमें किससे बनी होती है? तो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आया ना समझ में? बीच में द्विस्तरीय फॉस्फोलिपिड की प्रोटीन होती है जिसके दोनों ओर द्विस्तरीय फॉस्फोलिपिड की लेयर बीच में होती है और इसके दोनों ओर क्या होती है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम, लिपिड की 35 एंगस्ट्रॉम और फिर प्रोटीन की 20 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है इसकी टोटल जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ये किसने बताया था? रॉबर्टसन ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, अगला। एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से किसके द्वारा संबंधित रहता है? आपको बताना है। दो सेल्स के बीच में जो जीव द्रव्य का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए। द गगन एग्रीकल्चर, बी वाला आंसर बता रहा है भैया प्लाज्मोडेस्माटा। ऋषभ जी ए, सोनू जी बी, सौरभ तिवारी जी बी, रितिका सेन जी ए। बिल्कुल ध्यान रखना भैया, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, दो कोशिकाओं के बीच में जो जीव द्रव्य का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आदेश जी बिल्कुल बी वाला आंसर करेक्ट है भैया, प्लाज्मोडेस्माटा। आया ना समझ में? प्लाज्मोडेस्माटा क्या होती है? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी के द्वारा जीव द्रव्य जो है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है मोस्ट टाइम पे। क्लियर? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो कोशिकाओं के बीच में जो जीव द्रव्य का आदान प्रदान होता है उस संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक धागेनुमा संरचना है, धागा नहीं है, धागेनुमा संरचना के रूप में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य का आदान प्रदान होता है। तो ये मोस्ट टाइम पे अधिकतर पूछा आता है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, अगला। जीव द्रव्य के प्रमुख घटक है, मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं भैया जीव द्रव्य के?
फटाफट बताइए। जीव द्रव्य के मुख्य घटक हैं कौन से हैं? मेन कंपोनेंट जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के? गगन जी ए, सौरभ तिवारी जी सी वाला आंसर बता रहे हैं। फटाफट बताइए भैया। सौरभ तिवारी जी सी, बहुत अच्छे। वीडियो की लिंक को थोड़ा शेयर भी कर दे भैया। आज से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है किसका? बायोलॉजी का, जो कि आपके पीएटी, सीपीएटी, बीएचयू, आरएचयू, एसएचडीओ, क्लियर, फिर एडीए, जितनी भी एग्रीकल्चर की एग्जाम्स होती है उन सभी में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईबीपीएस, एएफओ की एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितनी भी एग्जाम्स होती है उन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए कोशिका या सेल के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, जिनका भी सी वाला आंसर है वो मोस्ट टाइम पे भी करेक्ट है, बिल्कुल क्लियर। कैसे? तो ध्यान रखना, कोशिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन 62%, मोस्ट टाइम पे। पहला क्वेश्चन यही से पूछा जाता है भैया, क्लियर, कि कोशिका में सबसे अधिक मात्रा जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। हमारे अंदर भी सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही है, आया ना समझ में। और जब हम सॉइल साइंस पढ़ते हैं, मृदा विज्ञान, तो मृदा विज्ञान में जब हम पढ़ते हैं अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, एलिमेंट, वो कौन सा है? वो है ऑक्सीजन, क्लियर। मृदा में भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, मनुष्य के शरीर में भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और साथ ही साथ जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में भी सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही होता है। दूसरा आपका जो होता है वो होता है हाइड्रोजन, क्लियर, लगभग 20%, सॉरी, दूसरा आपका जो होता है वो होता है कार्बन, लगभग 20%, फिर हाइड्रोजन लगभग 10% और नाइट्रोजन लगभग 3%। ये मेजर तत्व होते हैं जो कि जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आया ना समझ में। मोस्ट आईएमपी है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, सेकंड में कार्बन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ आपका जो है वो है नाइट्रोजन। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और भी काफी तत्व होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पाया जाता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, क्लियर। तो जीव द्रव्य में के जो मुख्य घटक होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया सबसे पहले, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सब जानते हो भैया, क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। सिकबीज नामक एक वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से बताया कि भैया हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? कोशिका का पावर हाउस कहेंगे। ये किसने कहा था सबसे पहले? सिकबीज ने कहा था। आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अनिल जी सी, सोनू जी सी, बहुत बढ़िया। फटाफट बताइए भैया क्या होना चाहिए आंसर? हो गया, चलो। सबसे पहले इसको खोजा था किसने? तो ध्यान रखना भैया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। यहां पर ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था किसने? वो खोजा था कोलिकर ने। कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा,
और माइटोकॉन्ड्रिया को खोजने के बाद इसको इन्होंने नाम दिया था सर्कोसोम। क्या कहा था? सर्कोसोम कहा था, सर्कोसोम नाम दिया। क्लियर? फिर सी बेंडा जो आए, इन्होंने इसको कौन सा टर्म दिया? इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। आया ना समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सी बेंडा ने दिया। अल्टमान जो थे, अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया। क्या दिया? बायोब्लास्ट। क्लियर? अल्टमान ने भी यहां पर अल्टमान का संबंध भी माइटोकॉन्ड्रिया से। खोजा था किसने? कोलिकर ने, और कोलिकर ने इसको सर्कोसोम नाम दिया। बाद में सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। फिर अल्टमान जो थे, अल्टमान ने इसको क्या कहा? बायोब्लास्ट नाम दिया। और एक और वैज्ञानिक थे सिक बीज ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से बताया। ठीक है, तो ये आपको पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है भैया, आया ना समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 17 राइबोसोम भी होते हैं, साथ ही साथ जो वृत्ताकार या सर्कुलेट डीएनए भी होता है। और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर होते हैं वो दो होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको हम हरित लवक कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की फोल्डिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक फोल्डिंग की जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? आप सभी लोगों ने देखा होगा भैया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी एकक कला से घिरा हुआ कोशिकांग है। इसके अंदर की ओर जो झिल्ली होती है उसमें क्या होते हैं? फोल्ड होते हैं। क्लियर? ये फोल्ड जो है, उंगली नुमा जो रचनाएं आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इन फोल्ड को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। क्या कहते हैं इन फोल्ड को? फटाफट बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें फोल्ड पाए जाते हैं, और इन फोल्ड को किस नाम से जाना जाता है? तिवारी जी बिल्कुल ए, पटेल जी ए वाला आंसर बता रहे हैं। हाँ बताइए। तो ध्यान रखना भैया, इसको कहा जाता है क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये आपको जो फोल्ड दिख रहा है ना, उंगली के समान रचनाएं, इन उंगली के समान रचनाओं को कहा जाता है क्रिस्टी। क्लियर? क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना भैया, ये जो आपके क्रिस्टी नुमा रचना है, इस पर टेनिस का जो रैकेट होता है, ये टेनिस के रैकेट के समान कुछ रचनाएं होती है। आया ना समझ में? इस टेनिस के समान रचनाओं को कहा जाता है F1 कण, या फिर इसको कहा जाता है ऑक्सी F1 कण कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है ऑक्सीसोम। आया ना समझ में? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑक्सीसोम या F1 कण कहां पाए जाते हैं? तो F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगली नुमा रचनाएं होती, जो कि इनर मेम्ब्रेन के क्या होते हैं? फोल्ड होते हैं, इनको क्रिस्टी कहते हैं। और इन पर क्या पाए जाते हैं? टेनिस के रैकेट के समान कुछ रचनाएं आपको दिखाई दे रही होगी, इन्हीं को कहा जाता है F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है? ये तो आपको रटा पड़ा है, आप फट से बता दोगे सर किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहा जाता है? जाटव जी, आदेश जी, फटाफट बताइए भैया, किसको कहेंगे? कोशिका का ऊर्जाघर या पावर हाउस? बिल्कुल सोनू जी बी वाला आंसर, फटाफट बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सिक बीज नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर कहा था। क्लियर? तो आपका करेक्ट आंसर वही आएगा, कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर या पावर हाउस कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर भैया, बी वाला आंसर आपका
करेक्ट है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा था, तो वो है आपका सिक बीज नामक वैज्ञानिक, है ना समझ में। ध्यान रखना, इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और आप सभी को पता है भैया, कोशिका की जो एनर्जी करेंसी है वो कौन सी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। क्लियर। और एक एटीपी के टूटने से लगभग 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए युक्त कोशिकांग है, इसमें से कौन सा कोशिकांग आपको डीएनए युक्त लग रहा है, जिसमें डीएनए मौजूद है, ये आपको बताना है। डीएनए किसमें मौजूद है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, ए एंड बी। फटाफट बताइए, किसमें लग रहा है आपको डीएनए, न्यूक्लियस या केंद्रक में तो होता है, केंद्रक के अलावा भी जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो पाया जाता है कोशिका में, उसको प्लाज्मोन कहा जाता है। क्लियर। और ये किसके अंदर पाया जाता है, ऋषभ जी डी, सोनू जी डी, आदेश जी ए। बिल्कुल ध्यान रखना भैया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और लवक, लवक भैया आप लवक में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, लवक 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। 3 टाइप में एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको क्या कहा जाता है, अवर्णी लवक। दूसरा आपका जो लवक होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट, क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। क्लियर, जिसको वर्णी लवक कहा जाता है। और तीसरा आपका जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। अब देखो ये पकड़ में आ गया, लवक बोल दिया मतलब क्लोरोप्लास्ट, आया ना समझ में। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए और बी दोनों। लेकिन ध्यान रखना भैया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स या अर्ध स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। कारण, क्योंकि कोशिका में केंद्रक के अलावा ये 2 कोशिकांग ऐसे हैं जहां पर आपको डीएनए मिलता है। लेकिन कैसा डीएनए होता है, ये सर्कुलेट डीएनए होता है। किस टाइप का, सर्कुलेट या कुंडलित डीएनए आपको मिलता है। लाइनर या रेखीय डीएनए केवल आपको मिलेगा केंद्रक के अंदर, आया ना समझ में। दोनों डीएनए डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं, 2 सूत्रीय होते हैं। लेकिन केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पर जो डीएनए है वो लाइनर है, रेखीय है। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर या वृत्ताकार डीएनए होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर डी आएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा आता है कि क्रोमोसोम के बाहर या केंद्रक के बाहर जो अनुवंशिक पदार्थ या डीएनए पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मोन। क्लियर, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोन कहते हैं। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसको कहा जाता है कॉन्ड्रोजीन, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है इसको कहा जाता है प्लास्टोजीन। कुल मिलाकर इन दोनों को, कॉन्ड्रोजीन और प्लास्टोजीन, ये चूंकि केंद्रक के बाहर है, क्रोमोसोम से बाहर है, इसलिए ऐसे डीएनए को मिलाकर हम प्लाज्मोन भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है, प्लाज्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाएं निम्न की उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न है। आपको बताना है पादप कोशिकाएं निम्न की उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न या अलग है। कैसे अलग है, पादप कोशिका अलग है किसकी उपस्थिति के कारण, ये आपको बताना है। राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल या प्लास्टिड। फटाफट बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण आपको यहाँ पादप कोशिकाएं अलग लग रही है जंतु कोशिका से, सोनू जी डी। फटाफट बताइए भैया।
बताते जाइए क्या होना चाहिए आंसर। बिल्कुल, आप सभी को पता है भैया, जो प्लास्टिड या लवक होता है, लवक केवल कहां मिलेगा आपको, ये केवल प्लांट सेल के अंदर होता है ना समझ में। लवक या प्लास्टिड इसी के अंदर आता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तीनों प्रकार के लवक आपको केवल प्लांट सेल के अंदर ही मिलते हैं। एनिमल सेल के अंदर ये लवक एब्सेंट होते हैं, मतलब हमारी जो कोशिका है, हमारे अंदर कौन सी एनिमल सेल है, तो हमारे अंदर जो है वो लवक एब्सेंट है, आया ना समझ में। लेकिन पौधों के अंदर जो पत्तियों की मीजोफिल सेल्स होती है, मतलब पर्णमध्योतक जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। क्लियर। तो इन चीजों को ध्यान रखना, खास करके क्लोरोप्लास्ट होता है। तो लवक जो है वो पादप कोशिका में है, लेकिन जंतु कोशिका में एब्सेंट होते हैं। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। अगर वैक्यूल की बात करें तो पादप कोशिका में एक ही वैक्यूल होती है, बड़ी वैक्यूल होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स एब्सेंट हो भी सकती है और नहीं भी। छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स जंतु कोशिका में हो सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एब्सेंट ही रहेगी। ठीक है, तो आपका यहां पर इनमें करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा आपका डी वाला आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्रोमोप्लास्ट हो सकते हैं, किस कलर के होते हैं भैया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपको बताना है किस कलर के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट आप सभी लोगों ने देखा होगा भैया, क्लियर। नहीं देखा तो मैं अभी आपको बता दूंगा कहां देखने को मिलेगा आपको। क्रोमोप्लास्ट किस कलर के होते हैं ये आपको बताना है। क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णी लवक, क्या कहेंगे इनको हम, वर्णी लवक कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लवक तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो हरे कलर के होते हैं, क्लियर, किस कलर के होते हैं, हरे कलर के। जबकि ल्यूकोप्लास्ट बिना किसी कलर के होते हैं, मतलब अवर्णी होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट जो है, बिल्कुल सोनू जी डी, आदेश जी डी, बहुत बढ़िया। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये ऑरेंज भी होते हैं, रेड भी होते हैं और येलो भी होते हैं, तीनों कलर के होते हैं। और ये क्रोमोप्लास्ट आपको दिखने को मिलते हैं फलों के अंदर या फ्रूट्स के अंदर, मोस्टली क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो तीनों टाइप के होते हैं, तो यहां आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्रोमोप्लास्ट सभी रंग के होते हैं, कौन से, ऑरेंज, रेड या येलो, तीनों कलर के हो सकते हैं। खासकर हमको ये देखने को मिलते हैं फलों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर हमको ये देखने को मिलते हैं। जैसे ही टमाटर का फल पकता है तो उसका कलर पीला, ऑरेंज या रेड हो जाता है। इसी को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, आप सभी को पता है भैया। क्लोरोप्लास्ट हरे कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहां पर पाया जाता है। तो आपने देखा होगा इसमें सिक्के के ढेर के समान रचनाएं भी होती है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, क्लियर, आपस में जुड़ी हुई सिक्के के ढेर के समान ये रचनाएं हैं, क्लियर। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में आपको बताना है कि क्लोरोफिल कहां पर मौजूद होता है। ये जो आपका प्रोटीन युक्त द्रव भरा है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। ये जो सिक्के के ढेर के समान जो रचनाएं हैं, इन सिक्के के ढेर के समान रचनाओं को कहा जाता है ग्रेना या ग्रेनम, आया ना समझ में। और ये आउटर लेयर है, बाहर की लेयर, क्लियर, और इनर लेयर। आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, कहां पर उपस्थित होता है, थाइलेकोइड्स में, स्ट्रोमा में, बाहरी झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में, फटाफट बताइए कहां पर होता है भैया। सोनू जी ए बता रहे हैं आप,
रितिका जी ए, बिल्कुल आप सभी को पता भी है ये जो ग्रेना होता है, ये ग्रेना की अगर हम एक प्लेट लें, इस एक प्लेट को कहा जाता है थाइलेकॉइड। क्लियर, थाइलेकॉइड कहते हैं। और इस थाइलेकॉइड पर होते हैं क्वांटोसोम अणु। क्या होते हैं? क्वांटोसोम अणु होते हैं भैया। इस थाइलेकॉइड पर अनेक असंख्य क्वांटोसोम अणु होते हैं और एक क्वांटोसोम अणु के अंदर 230 क्लोरोफिल अणु मौजूद होते हैं। कितने? 230 क्लोरोफिल अणु एक क्वांटोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। यह है आपका क्वांटोसोम। क्लियर, और एक क्वांटोसोम में 230 क्लोरोफिल अणु आपको मिलेंगे। आया ना समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखना। तो क्लोरोफिल कहां पर है? थाइलेकॉइड्स में। अगर थाइलेकॉइड्स की जगह वो ग्रेना बोल दे तो ग्रेना भी आपका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि थाइलेकॉइड्स का ढेर ही कहलाता है ग्रेना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके अलावा जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में देखते हैं क्लियर कि ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन होती है। और जो ग्रेनम होता है, ग्रेनम में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन होती है। तो ये जब फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आएगा तो इसको मैं और आपको क्लियर करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। वसा एकत्रित करने वाले लवक हैं। क्लियर, आप सभी को पता है भैया जो लवक होता है, लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इसमें से जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, मतलब अवर्णी लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, वो ल्यूकोप्लास्ट भी 3 प्रकार का होता है। आया ना समझ में? ये भी ध्यान रखना भैया। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, जिसको क्या कहा जाता है? अवर्णी लवक। क्लियर, ये भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक अगर हम देखें तो एक होता एमाइलोप्लास्ट, फिर एक होता है इलायोप्लास्ट और एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट। क्लियर, आपको बताना है प्रोटीनोप्लास्ट को ही क्या कहा जाता है? एल्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है। किसको? प्रोटीनोप्लास्ट को। तो बिल्कुल यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? आप सभी को पता है वसा एकत्रित करने वाला इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में वसा एकत्रित होती है, फिर एमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च एकत्रित होती है और एल्यूरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन संग्रहित होती है। आया ना समझ में? 3 प्रकार के जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो तीनों प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट में अगर हम देखें तो इलायोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो वसा का संग्रहण होता है। और इलायोप्लास्ट मोस्टली पाया जाता है जो तिलहन बीज होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, तेल वाले जो बीज होते हैं, उनके अंदर इलायोप्लास्ट आपको मिलता है। फिर एमाइलोप्लास्ट जो अनाज के दाने होते हैं, इनके अंदर आपको एमाइलोप्लास्ट मिलता है मोस्टली। और जो एल्यूरोप्लास्ट है जिसमें प्रोटीन का संग्रहण होता है, यह आपको मोस्टली दालों के अंदर मिलता है, क्योंकि दालों में प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है दालें। तो जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट में से ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं संग्रहण के आधार पर कि किस ल्यूकोप्लास्ट, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। क्लियर, द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। क्लियर, प्रकाश संश्लेषण की कौन सी यूनिट होती है? तो अभी कुछ दिन हमारे जो है वो सेल्स के ही क्वेश्चन चलेंगे, कोशिका के क्वेश्चन ही रहेंगे। क्लियर, 3-4 लेक्चर हमारे सेल के रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं जो जनरल एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं, इनको हम कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ रोजाना शाम को 8:30 बजे। और आपकी एग्जाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करते जाएंगे, जिससे कि पढ़ते समय आपको जो है काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाए और कुछ भी नया नहीं लगे। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, खुश रहो और अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहो। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ठीक है, आज के लिए हमारा जो क्लास है यही स्टॉप करते हैं। सभी को शुभ रात्रि और जय हिंद।